मुझे निजी तौर पर जोकरों से डर लगता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स का जोकर बनने पर मुझे अच्छे पैसे मिलते थे। दिन भर बच्चों के साथ नकली मुस्कान और छोटी मोटी बातें संभालना मुश्किल था। मुझे वॉशरूम जाने तक का वक्त नहीं मिलता था। जब रेस्टोरेंट बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे और वो खाली हो चुका था, मैं जल्दी से खुद को हल्का करने गया। जब मैं वापस आया तो कैशियर ने बताया कि एक महिला मेरा इंतजार कर रही है। मुझे लगा कोई और माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे के साथ इस डरावने दिखने वाले जोकर की फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मैंने पूछा कि वो महिला कहाँ है। वो बाहर थी। एक कमजोर अधेड़ उम्र की औरत मैकडॉनल्ड्स के बाहर खड़ी थी और मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, मैडम, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता क्यों, पर उसकी घूरने वाली नजर ने मुझे डरा दिया। उसने 2 बार पलकें झपकाई और बोली, मेरा बेटा वो आपके साथ एक फोटो चाहता है। उसे ये जोकर बहुत पसंद है। मैंने इधर उधर देखा। तो वो कहाँ है मैडम? उसने कहा कि वो बीमार है और अगर मैं उसके साथ फोटो खिंचवाऊं तो वो मुझे पैसे देगी। मुझे बेचारी पर तरस आया। मैंने सोचा बच्चा बीमार होगा। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में उसने एक बार भी बच्चे का जिक्र नहीं किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पक्के मकान पीछे छूट गए। 15 मिनट बाद हम एक सुनसान धूल भरी सड़क पर आ गए। मैंने पूछा, आपका घर कितनी दूर है? वो रुकी और पीछे मुड़ी। मूर्ख, मैं तुम्हें अपने घर क्यों ले जाऊंगी? अपने बेटे को देखने चलो, वो इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज ने मुझे डरा दिया। मैं 6 फुट का लंबा आदमी था और वो एक तिनके जितनी पतली औरत। मैंने सोचा देख लेते हैं ये क्या करती है। हम एक पुराने कब्रिस्तान के बाहर रुके। उसने एक पुराना गेट ढकेला और मुझे एक बच्चे की कब्र पर ले गई। तब मुझे सच्चाई समझ आई। उसका बेटा मर चुका था। उसने कब्र के पत्थर पर इशारा किया जहां माइकल लिखा था। वो मुझसे बोली, जाओ उसे एक जोक सुनाओ, वो हंसेगा। मैं उस शोक में डूबी माँ को थोड़ा सुकून देना चाहता था। मैंने एक जोक सुनाया और उस खामोश कब्रिस्तान में वो औरत बच्चों की तरह ठहाके लगाकर हंसने लगी। वो मंजर बहुत डरावना था। मैं डर गया और वहां से तेज कदमों से भागने लगा। रुको, माइकल तुम्हारे साथ फोटो चाहता है, रुको। वो मेरे पीछे आ रही थी पर मुझे पकड़ नहीं पाई। वो आखिरी बार था जब मैंने उस कब्रिस्तान को देखा, या फिर कभी वो जोकर का भेष पहना। मैं आज भी स्टेट रूट 32 की उस काली रात को नहीं भूल पाता। मैं 22 साल का था। हाईवे बिल्कुल सन्नाटा था। रेडियो पर सिर्फ सरसराहट थी, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। तभी रियर व्यू मिरर में एक कार तेजी से आती दिखी और मेरे बिल्कुल बराबर आकर चलने लगी। मैंने देखा कि पिछली सीट पर एक छोटी बच्ची थी, शायद 6 साल की। उसका चेहरा शीशे से चिपका था, आंखों में आंसू और मुंह खुला था जैसे वो चीख रही हो, पर आवाज नहीं आ रही थी। उसके हाथ शीशे पर ऐसे घिसट रहे थे जैसे वो मदद मांग रही हो। मुझे लगा ये किडनैपिंग है। वो कार एक कच्ची जंगली सड़क पर मुड़ गई और मैं उसके पीछे चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल के बीच वो कार रुकी। मैं बाहर निकला। रात की हवा बहुत ठंडी थी। तभी उस कार के दरवाजे खुले और 2 आदमी बाहर आए, डरावने मास्क पहने हुए, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा। वो अब रो नहीं रही थी। वो मुझे देखकर एक शैतानी मुस्कान दे रही थी। उसने धीरे से हाथ हिलाया जैसे ये सब कोई मजाक हो। मैं अपनी जान बचाकर कार की तरफ भागा। जैसे ही मैंने गाड़ी पीछे ली, एक भारी छुरा मेरी खिड़की के शीशे पर लगा। आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूं तो अपनी नजरें सीधे रखता हूं, इस दुआ के साथ कि वो शैतानी बच्ची दोबारा न दिखे। मैं 24 साल का था जब मैं उस सस्ती बिल्डिंग में रहने गया। वहाँ सब अजीब थे। कोई किसी से बात नहीं करता था। एक दिन मैंने रूम नंबर 302 का दरवाज़ा थोड़ा खुला देखा। मैंने अंदर झांका तो होश उड़ गए। अंधेरे में एक बड़ी टेबल पर 10-12 लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। सबकी आंखें बंद थीं। सिर्फ बर्तनों के टकराने की आवाज़ आ रही थी। तभी बिना हवा के दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। जब मैं बाजार से लौटा और एलिवेटर 6 फ्लोर पर खुला, वही लोग बाहर खड़े थे। उनके चेहरे मुर्दे जैसे सफ़ेद थे और उनसे सड़ने वाली बदबू आ रही थी। मैं उनके बीच से डर के मारे भाग निकला। 3 दिन बाद वहाँ पुलिस थी। रूम 302 के अंदर का नज़ारा खौफनाक था। सारा खाना सड़ चुका था और दीवार पर खून से लिखा था, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मैं वहाँ से शिफ्ट तो हो गया, पर आज भी सोचता हूँ वो लोग थे या कुछ और वो थैंक यू वाला मैसेज क्या मेरे लिए था? शायद अगला नंबर मेरा था।